आज हम लोग वैदिक काल को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वैदिक आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे और भारत के किस क्षेत्र में बसे हुए थे और या रह रहे थे। अब हम हमारा जो एरिया है वैदिक पीरियड को समझने के लिए, पूरा ओवरऑल वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो हम उसको 4-5 कैटेगरी में बांट देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे कि इनका जो पॉलिटिकल लाइफ था, राजनीतिक जीवन। अब देखो, भारत में राजनीति की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब अगर कोई कहता है कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स, तो अरस्तु बरस्तु का कॉन्सेप्ट बकवास है, ये थोपा गया है। भारत में राजनीति का वो दोनों ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लोकतांत्रिक भी और राजतंत्रीय व्यवस्था भी, या जनतांत्रिक सिस्टम भी मिलेगा और राजतंत्रीय यानी मोनार्की और रिपब्लिकन दोनों सिस्टम आपको अब देखने को मिलेगा। भारत में राजनीति की शुरुआत यहीं से हो जाती है, वैदिक पीरियड से। तो पूरा ओवरऑल अगर वैदिक पीरियड की बात करें, यानी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का भारत का इतिहास अब हम पढ़ने वाले हैं। और भारत के इतिहास में इस समय नेतृत्व कौन कर रहा है? वो नेतृत्व कर रहा है वैदिक आर्य। आर्य कौन है? तो श्रेष्ठ लोग हैं। उस समय के भारत में जो सबसे श्रेष्ठ क्लास था, या समझ लो एलीट क्लास, वो क्लास रूल कर रहा है। अब 1500 से 600 लगभग 1000 वर्षों तक भारत का हुकूमत आर्यों के हाथ में आया है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे राजनीति होगा, राजनीति के अंग प्रशासन होंगे, आर्थिक क्रियाकलाप होगा, आर्थिक क्रियाकलाप होगा, सामाजिक जटिलता शुरू होगी और सांस्कृतिक उन्नयन भी होगा। ये इतने पहलू हैं जिस पर आप 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के इतिहास में पढ़ने वाले हैं। और इसका केंद्र में कौन है? आर्य। आर्यों को कौन दिशा निर्देशित कर रहा है? तो वेद। वेद कितने हैं? 4। तो इन चारों वेदों से निर्देशित होकर के आर्य भारत में हुकूमत कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अब कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्य बाहर से आए हैं, तो बाहर से मान करके दिमाग में अपने परसेप्शन सेट कर लेते हैं और उसी अनुसार से सोचते हैं कि आर्य बाहर से आए हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पुराना है और अभी के संदर्भ में वर्तमान में इलॉजिकल हो गया है, अतार्किक हो गया है, क्योंकि नए नए प्रमाण ये सिद्ध कर रहे हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यहीं के थे, यहीं से सब जगह फैले थे। तो हमारा जो आज का सेशन है, आज का टॉपिक है, दरअसल हम आर्यों का इतिहास की बात अब शुरू करते हैं और आर्यों ने क्या क्या किया है लगभग 1000 वर्षों तक, उसकी बात करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले आज इस पे बात करने वाले हैं, पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स पे क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स ही ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है और आगे बढ़ाता है। शायद कुछ स्वीटी पूछना चाहती है, पूछो बाबू। नदियों के बारे में नहीं बताए थे हम, ये बताए थे कि वो कहाँ कहाँ भारत में फैले हुए। हाँ, सब एक दिन यही चीज तो है जो कल हम बता रहे थे, उसी को अभी हम ब्रीफ किए हैं। उसी में से अब एक पे बात करेंगे। आज इस पे बात करेंगे, आज इस पे, और राजनीति और प्रशासन पे बात करेंगे। 1-1.25 घंटे के क्लास में जितना हो सकेगा इस पे बात करेंगे, ठीक है? वही चीज है, आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हो। क्लियर है? अब देखो, वैदिक, आपको पता है कि वैदिक काल को भी हम लोग 2 कालखंड में बांट चुके हैं, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो दोनों के फर्क को समझ करके रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है 1500 बीसी से लेकर के कितने तक? 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक पहला टाइम पीरियड है, ये ऋग वैदिक काल कहलाता है, ऋग वैदिक पीरियड। दूसरा है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ये लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है या उत्तर वैदिक काल कहलाता है।
अब इन दोनों को एक साथ मत मिला देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और अलग अलग सवाल भी पूछे जाते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो आप उठा करके एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो कौन सी प्रवृत्तियां थी जो ऋग्वेद की थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में निरंतर रही, वो कौन सी प्रवृत्ति थी जो ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में था, उत्तर वैदिक काल में उसको ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। या पूछा जा सकता है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक कुछ ऐसे तत्व थे जो निरंतर थे। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में जेहन में रखिएगा, हम आज सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। जब हम इसके बारे में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ जान लेंगे तब यहां से क्रॉस करेंगे, इस चरण में आएंगे। क्लियर है? अभी हम सिर्फ इसी पीरियड की बात करने वाले हैं आज की क्लास में, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में। राजनीति और प्रशासन दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। ध्यान से समझते रहना, जब यहां समझ जाओगे तो आपको कितना भी कठिन टेक्स्ट बुक मिलेगा आप आसानी से उसको समझ लोगे। यहां नहीं समझोगे तो आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही बोझिल लगेगा कि क्या मिल गया है। चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति से। भारत में राजनीति की शुरुआत हमने कहा कि यहीं से हो जाती है। कब से? ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड पता है आपको? ऋग्वैदिक काल से भारत में राजनीति की शुरुआत हो जाती है। सवाल ये उठता है कि राजनीति यहां से क्यों शुरू होता है, यहां पे क्यों शुरू हो जाता है राजनीति, उससे पहले क्यों नहीं था, अचानक ऋग्वैदिक काल में क्यों? तो याद रखो, राजनीति जहां भी शुरू होता है, राजनीति के पीछे निहित होता है संसाधनों पर नियंत्रण। संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के ही राजनीति की शुरुआत होती है। तो ऋग्वैदिक काल के आर्य भी भारत के इस क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे, जो कभी सिंधु घाटी के लोग संपन्न बना करके रखे हुए थे, नगर बना करके, टाउन बना करके रखे हुए थे, जहां पे म्यूनिसिपैलिटी काम करती थी, जहां का इंटरनेशनल ट्रेड वर्ल्ड फेमस था। बोलो स्वीटी। स्वीटी को कुछ पूछना है? बोलो क्या पूछना है? ठीक है, जाओ। ठीक है, तो उन जगहों पर अधिकार करना शुरू करता है जो कभी सिंधु घाटी का क्षेत्र था, या सिंधु सरस्वती का क्षेत्र, जो कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पे विकसित हुआ था, उस क्षेत्र के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर, वहां के भूमि, वहां के नदी पर नियंत्रण करना चाहता है, और इसीलिए यहां से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? यानी कि राजनीति की शुरुआत वहीं होगी जहां पर संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के कंट्रोवर्सी होगा, विवाद होगा। जहां पे विवाद होगा वहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। दरअसल आर्यों में 5 प्रमुख कबीले थे, जिसको पंचजन या पंचमानुष कहा जाता था। 5 प्रमुख कबीले थे: यदु, तुर्वस, पुरु, अनु और द्रुहु। अनु और द्रुहु, इनको पंचजन या पंचमानुष भी कहा गया है ऋग्वेद में। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि उस समय कौन कौन से लोग थे। ये सब के सब आर्य हैं। ये अनार्य नहीं है, दास नहीं है, दस्यु नहीं है, पढ़ी नहीं है। पढ़ी का मतलब है चोरी करने वाला, तो ये चोरी नहीं, पढ़ी नहीं है, ना तो दास है ना तो दस्यु है। ये भी आर्य हैं और इनको पंचमानुष कहा गया है। या पंचक्रिस्टीय भी कहा जाता है। पंचक्रिस्टीय
ये प्रमुख 5 जन या 5 कबीले हैं। इसके अलावा और भी कई कबीले हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख हैं। इसी में एक और कबीला है त्रित्सु, जिसका एक और नाम भरत भी है, भरत कबीला। एक कबीला ये भी है। और ये सब के सब कहां पे बसे हुए हैं? ये सब के सब जितने भी कबीला हैं, लगभग 30 कबीले हैं। मुख्यतः हमने 6 का नाम लिया है। 5 जन वो, पंचमानुष या पंचकृष्ट वो, और एक हमने भरत कबीले या त्रित्सु के बारे में चर्चा किया। ये 6 मुख्य कबीले की हमने बात की है। लेकिन इसके अलावा और 24 कबीले थे, यानी कि कुल 30 कबीले थे आर्यों के यहाँ पर भारत में। कहां से कहां तक थे? तो सिंधु यमुना से, गंगा यमुना के दोआब से लेकर के ये आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब तक, और इधर अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। ये सारा का सारा रीजन आर्यों के कब्जे में था, इन 30 कबीलों के कब्जे में था। और यही 30 कबीले मुख्यतः एक तरफ भरत और बाकी लोग एक तरफ मिल करके इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखते थे। और इसी क्षेत्र के नदी यानी जल और भूमि तथा गौ, नदी, भूमि और गौ, ये 3 प्रमुख संसाधन थे आर्यों का। इसी पर नियंत्रण को लेकर के ये आपस में लड़ा करते थे। एक और ये हो जाते थे, एक और सुदास है जो भरत कबीले का मुखिया है या त्रित्सु कबीले का मुखिया है, तो दूसरी ओर बाकी लोग हैं। और ये मिल करके आपस में लड़ते रहते हैं वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और यहीं से राजनीति की शुरुआत हो जाती है।